नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। विदेश मंत्री एस जयशंकर उद्घाटन सत्र में भाषण देंगे। विद्युत मंत्रालय ने बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों की सहायता के लिए 4,500 मेगावाट बिजली खरीद योजना शुरू की। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट से सर्दी बढ़ी और फीफा विश्व कप में ब्राजील और पुर्तगाल अंतिम 16 में पहुंचे। ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को और पुर्तगाल ने उरुग्वे को हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार शाम 5 बजे समाप्त होगा। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज दाहोद, खेड़ा और अहमदाबाद जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात में नई विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे चरण का 5 दिसंबर को होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वडोदरा में 2 तथा दाहोद में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वडोदरा समेत 3 सभाएं करने का कार्यक्रम है। साथ ही वे गोधरा में रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गांधीधाम में महिला सम्मेलन तथा रोड शो करेंगी। इसके अलावा भाजपा के केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया तथा भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समेत कई वरिष्ठ नेता आज विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समेत वरिष्ठ नेता आज विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 स्थानों पर रोड शो करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, राजकोट। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिन का शीतकालीन सत्र आज शुरू होगा। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरू ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी विधायकों से शांतिपूर्ण तरीके से जनहित के मुद्दे उठाने का अनुरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में सरकार का पूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा आज सिलचर में अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक करेंगे। राज्य के इतिहास में पहली बार सिलचर में कैबिनेट की बैठक होगी। असम सरकार ने शासन को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए पिछले वर्ष बराक घाटी के 3 जिलों के लिए सिलचर में मिनी सचिवालय अधिसूचित किया था, लेकिन बराक घाटी के इस प्रमुख नगर में कैबिनेट की बैठक पहली बार होगी। मेघालय सरकार मेघालय असम सीमा के मुकरो में हुई हिंसा के बाद अब राज्य के संवेदनशील इलाकों में सीमा चौकियां स्थापित करेगी। मुकरो में 22 नवंबर को हुई हिंसा में 6 लोग मारे गए थे। मुकरो घटना को लेकर मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कल शिलंग में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने राज्य में दोबारा ऐसी घटनाएं न होने देने और स्थिति तेजी से सामान्य बनाए जाने के लिए सभी दलों से मिलकर काम करने की अपील की। इस बीच मेघालय में 3 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इनमें से 2 सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी से और 1 विपक्षी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से हैं। इन सभी नेताओं के अगले महीने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना है। कल गारो पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद के पूर्व मुख्य कार्यकारी दिपुल और मराक और कई वरिष्ठ अधिवक्ता शिलंग में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की मेजबानी में भू प्रौद्योगिकी पर होने वाला ये भारत का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। 3 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मुद्दों सहित विभिन्न विषयों पर विश्व के प्रमुख बुद्धिजीवी अपने विचार रखेंगे।
इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय प्रौद्योगिकी की भू राजनीति है। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक पैनल चर्चाओं, मुख्य भाषणों, पुस्तक विमोचन और अन्य कार्यक्रमों में 100 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। अमेरिका, सिंगापुर, जापान, नाइजीरिया, ब्राजील, भूटान, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से 5000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। बड़ी संख्या में प्रतिभागी GTS समिट वेबसाइट और कार्नेगी इंडिया के YouTube और सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से बातचीत में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से सुपर्णा सैकिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 4500 मेगावाट बिजली की खरीद की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से उन राज्यों को लाभ होगा जिन्हें बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली घरों की क्षमता में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी। बिजली वित्त निगम कंसल्टिंग लिमिटेड को इसके लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। उसकी ओर से 4500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। ये आपूर्ति अगले वर्ष अप्रैल से शुरू होगी। भारत में कोयला उत्पादन के विकास और आवंटन में पारदर्शिता की योजना शक्ति 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कोयले की कम आपूर्ति के कारण संकटग्रस्त बिजली इकाइयों को कोयला उपलब्ध कराना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लिकार्नो के साथ कल नई दिल्ली में चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता में शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय रक्षा और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग सहित विस्तृत विषयों पर चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं और संयुक्त सैन्य अभ्यास की जटिलताओं को दूर करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कल नई दिल्ली में फ्रांस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनके बीच मौजूदा सामरिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और परंपराओं, आधुनिकता और संस्कृति का सम्मिश्रण समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के ज्ञान का प्रचार और विकास भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कल जनजातीय अनुसंधान, अस्मिता, अस्तित्व एवं विकास पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक कार्यशाला के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात में ये बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेंगी। राज्य की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन वे कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर जाएंगी और गीता पूजन तथा गीता यज्ञ के अन्य अनुष्ठानों में हिस्सा लेंगी। वे राज्य प्रदर्शनी, हरियाणा मंडप और शिल्प उद्यान का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू वर्चुअल माध्यम से निरोगी हरियाणा योजना समेत हरियाणा सरकार की 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और सिरसा मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगी। चौथा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष की नई वेबसाइट का आरंभ करेंगे। सरकार ने विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी का कार्यकाल इस वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। वे 30 अप्रैल 2024 या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल राजस्थान के महाजन में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान ऑस्ट्रा हिंद की शुरुआत हुई। ये अभ्यास 11 दिसंबर तक चलेगा। ऑस्ट्रा हिंद एक वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास होगा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाएगा। पूर्व एथलेटिक
पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पीटी उषा इस पद के लिए एकमात्र दावेदार थीं। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में पीटी उषा शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। और अब फीफा फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। कतर में फुटबॉल विश्व कप के अंतिम 16 की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। अब तक ब्राजील, पुर्तगाल और फ्रांस ने नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। कल ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से और पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से हराया। चोटिल नेमार के बिना उतरी युवा ब्राजील की टीम के लिए मैच का एकमात्र गोल कैशमीरो ने 83वें मिनट में किया। इससे पहले 64वें मिनट में ब्राजील के विनिशियर जूनियर का गोल ऑफसाइड घोषित कर दिया गया था। वहीं स्विट्जरलैंड को अंतिम 16 में पहुंचने के लिए अब 2 दिसंबर को सर्बिया से होने वाले मुकाबले का इंतजार करना होगा। उधर पुर्तगाल के जीत के नायक रहे ब्रूनो फर्नांडिस, जिन्होंने उरुग्वे के खिलाफ दोनों गोल किए। अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर निर्भर नजर आ रही पुर्तगाल की टीम इस मैच में बदली हुई नजर आई। इससे पहले कैमरून और सर्बिया के बीच मैच 3-3 गोल से ड्रॉ रहा। वहीं घाना ने दक्षिण कोरिया को पराजित किया। विश्व कप में आज रात 8:30 बजे ग्रुप ए में इक्वाडोर का मुकाबला सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना कतर से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में वेल्स का मुकाबला इंग्लैंड से और ईरान का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। कल रात दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। इस बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। वायु गुणवत्ता इंडेक्स 350 दर्ज किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण शामिल नहीं। दैनिक जागरण सहित अधिकतर अखबारों की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, जबरन धर्मांतरण पर सख्त कदम उठाएगा केंद्र। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का सर्वर छठे दिन भी ठप रहने का समाचार सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल तरीके से काम शुरू होने में लग सकते हैं 2-3 दिन। एम्स में छठे दिन भी मैनुअली कामकाज। राजस्थान पत्रिका लिखता है, जबरन वसूली और साइबर आतंकवाद का मामला दर्ज। हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी में मांगे 2 करोड़ रुपए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी दखल के खिलाफ भारत कनाडा साथ। अमर उजाला सहित कई अखबारों की खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कनाडा ने चीन से निपटने के लिए जारी की हिंद प्रशांत रणनीति। हरिभूमि लिखता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता के बीच भारत और फ्रांस बढ़ाएंगे समुद्री सहयोग। कोरोना के बाद पहली बार मेट्रो में यात्रियों की संख्या पहुंची 50 लाख के पार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत में 75% से अधिक लोगों का उच्च रक्तचाप अनियंत्रित। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली और अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी के संयुक्त शोध में दावा। हिंदुस्तान और अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर खास शीर्षक से लिखता है, 21 देशों के करीब 2 लाख बुजुर्गों पर अध्ययन। उम्र दराज साथी की देखभाल से तनाव बढ़ता है। नाती पोतों से बुजुर्गों का अकेलापन होता है दूर। दुनिया का दिल जीत रहा भारतीय हैंडीक्राफ्ट, लगातार बढ़ रहा है निर्यात। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्रों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज त्रिपुरा दौरे को भी प्रकाशित किया है। उपराष्ट्रपति का अगरतला में महाराजा वीर विक्रम कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस में भाग लेने का कार्यक्रम है। श्री धनखड़ गोमती जिले में उदयपुर में माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर भी जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं।
7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। विदेश मंत्री एस जयशंकर उद्घाटन सत्र में भाषण देंगे। विद्युत मंत्रालय ने बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों की सहायता के लिए 4,500 मेगावाट बिजली खरीद योजना शुरू की। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट से सर्दी बढ़ी और फीफा विश्व कप में ब्राजील और पुर्तगाल अंतिम 16 में पहुंचे। ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को और पुर्तगाल ने उरुग्वे को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।